नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज शो में हम बात करेंगे अपना बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या खूबियां चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं, क्या समाधान है इसका और किन बातों का रखें ध्यान। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ आज है कुणाल वर्मा, को फाउंडर मनीटैप। साथ ही हमारे साथ है प्रांजल कामरा, सीईओ फिनोलॉजी। कुणाल और प्रांजल, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। थैंक यू स्वाति। तो कुणाल और प्रांजल से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आज के शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कैसे शुरू कर सकते हैं आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कितना कैपिटल जरूरी, मुद्रा लोन या फिर बिजनेस लोन कहां से जुटाएं रकम, स्टार्टअप इंडिया से सेटअप हुआ कितना आसान। तो मनी गुरु में आज हमारे साथ दो एंटरप्रेन्योर्स ही हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया और काफी सक्सेस भी हासिल की अपने अपने काम में से। उनसे जानेंगे कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं इनफैक्ट प्रांजल, मैं अगर आपसे शुरुआत करूं और पूछूं कि अगर मैं पॉइंटेडली 3 फैक्टर्स आपसे जानूं कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या जरूरी है, तो वो 3 मुख्य चीजें क्या हैं? मैं तो कहूंगा केवल एक ही चीज जरूरी है कि आपको एग्जीक्यूशन आना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा जो मिसकंसेप्शन ये है कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आइडिया उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अच्छा एग्जीक्यूशन करना है। जो आइडिया है उसको अमल कर पाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आइडियाज अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट क्या है, कहीं ना कहीं अमेजोन का भारतीय वर्जन है। अगर हम देखें ओला क्या है, कहीं ना कहीं उबर का भारतीय वर्जन है। तो फ्लिपकार्ट हो, ओला हो, ये लोग ओरिजिनल आइडिया के कारण आज यूनिकॉर्न्स नहीं है, अच्छे एग्जीक्यूशन के कारण यूनिकॉर्न्स है। तो आपको जो आइडिया पसंद हो, हर तरफ स्टार्टअप्स हैं, हर तरफ लिस्टेड कंपनियां हैं, अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जो आइडिया पसंद हो उसे उठा लीजिए और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए। और एग्जीक्यूशन में यहां से सेकंड चीज आती है जो आपने 3 पूछी, उसमें से दूसरी, एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी टीम। चाहे आप 2 लोग हो तो आपका को फाउंडर बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छे से मतलब क्या? बहुत अच्छा मतलब वो कोई जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी टीम में चाहे 5 लोग हों, लेकिन आप 5 एज अ टीम काम करें। टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस में आप ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बस अगला मैथमेटिकल जीनियस चाहिए तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। ज्यादातर आम बिजनेसेस होते हैं। आप किसी अच्छे एवरेज इंटेलिजेंस के इंसान को भी अपने साथ ले लीजिए टीम में, बशर्ते आपके बीच रैपो अच्छा हो। और 8 घंटे, कई महीने अगर आप रोज उसी बिजनेस को बिल्ड करने में काम करेंगे तो कोई भी एवरेज इंटेलिजेंस का इंसान उस बिजनेस में अच्छा हो जाएगा, आपका एक अच्छा टीम मेंबर हो जाएगा, बशर्ते आपके बीच जमती अच्छी हो, रैपो अच्छा हो और आप वो हार्ड आवर्स, रात दिन सब भूल के बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए दिन रात काम करें। तो ये 2 चीजें, एग्जीक्यूशन और उसके लिए जरूरी अच्छे टीम मेंबर, ये सबसे जरूरी। ओके, एग्जीक्यूशन, टीम वर्क सबसे जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग टेक प्रांजल आपने दिया। कुणाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजनेस आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप अग्री करते हैं यहाँ पर प्रांजल से कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बिजनेस आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन है? मेरे हिसाब से प्रांजल ने जो कहा वो बहुत ही सही कहा। लेकिन जो आप कह रही हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए जो मूल रूप से जो आइडिया है जिसके पीछे आप जा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप क्यों एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसके पीछे एक क्लियर रीज़न होना चाहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है, या फिर आप उसको आइडिया बोल सकते हैं, वो क्या है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ की बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है बिजनेस की। पैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है, 1 साल में बनेगा, 5 साल में बनेगा, बहुत पैसे पहले लगेंगे या बहुत दिन बाद रखेगी, कितनी बड़ी राशि लगेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है शुरू करने समय। नहीं तो फिर क्या होता है कि सबको लगता है कि बिज़नेस शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, पैसे बनेंगे, लेकिन उसके बाद मेहनत शुरू होती है तो फिर लगता है अरे मेहनत तो बहुत है लेकिन पैसे नहीं बन रहे हैं, और उसको समय लगता है।
तो मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम है या आइडिया है बहुत ज़रूरी है उसका समझना। और दूसरी चीज़ है बिजनेस के इकोनॉमिक्स को समझना। गणित बोल लीजिए या फिर एक तरह से बोल लीजिए कि कब पैसा बनेगा, कैसे काम करेगा बिजनेस, ये दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप ये समझ जाएंगे तब इसके बलबूते पर आप ये जान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आपको किस तरह की लोग चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कब आप किसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से वो दोनों चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रांजल और कुणाल, दोनों से ही हमें बिजनेस शुरू करने से पहले किन फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है आज ये समझ में आ रहा है, और अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं बिजनेस शुरू करने के, ये भी पता चल रहा है। प्रांजल, मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे कवर करने हैं, इसलिए मैं दोनों गेस्ट से चाहती हूँ कि थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब दें। बिजनेस शुरू करना प्रांजल कितना आसान है आजकल के टाइम में? देखिए, अच्छी बात है कि आसान नहीं है, आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आसान हो जाएगा तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएंगे। तो हाँ, कई बार जब हम घर में बैठे रहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता तो लगता है आसान है, लेकिन जब जमीन पे उतरते हैं तो समझ में आता है कितनी सारी डिफिकल्टीज हैं। तो बहुत आसान नहीं है, और अच्छा है कि बहुत आसान नहीं है, नहीं तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट बिजनेस शुरू करने से पहले काफी सारे से प्रोसेस है जिसे होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जब हम बिजनेस शुरू करने की ठान लेते हैं उसके बाद लगता है कि कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चैलेंज उसमें से फंडिंग का भी है, वर्किंग कैपिटल का भी है। तो कुणाल, कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, या यूं कहे पैसा कहां से आएगा, कितने पैसे की जरूरत है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए? आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। एक बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप एक छोटी सी बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ बड़ा सामान नहीं खरीदना, रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, अगर आप सर्विसेज शुरू कर रहे हैं तो आप चंद लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं इंडिया के अंदर आज के टाइम पर बिजनेस। एक कंपनी खोलनी है, रजिस्टर करना है, बेसिक अगर आपको जीएसटी लाइसेंस लेना है, और उसके अलावा अगर आपको कुछ शुरू करना है, एक वेबसाइट बनाना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप 1-1.5 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनको उनकी तनख्वाह देने के लिए सब मिला करके आप मेरे ख्याल से चंद लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सेटअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसको बनाने में आपको 6 से 7 महीने लगेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कई बड़ी रकम तक जा सकता है, हो सकता है 50 लाख 1 करोड़ तक भी जा सकता है। लेकिन एकदम सिंपल तरीके से शुरुआत करने के लिए आप चंद लाख रुपए से 2 से 5 लाख रुपए के बीच में भी आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और पैसा कहाँ से आएगा, इसको बहुत तरीके हैं। आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके खुद के सेविंग्स हैं, बेस्ट रहेगा कि आप खुद की सेविंग्स ही यूज़ करें। उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो कि आपके आइडिया में, आप में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, उनसे पैसे ले सकते हैं। फिर एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क्स होते हैं, उनसे आप जा सकते हैं। और अगर आपकी बिजनेस चंद महीनों में अगर कुछ चल पड़ती है और आपके कुछ रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, तो उसके बाद आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि हम कहते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं बड़ी रकम के लिए। ओके, तो पैसा कहाँ से आएगा, इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें से कुछ पर मैं इनफैक्ट अब चर्चा करना चाहती हूँ। और प्रांजल, मुद्रा लोन की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। सरकार ने मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की, और बिजनेस को बूस्ट देने के लिए, उनको शुरू करने में आसानी के लिए इसका काफी ज्यादा फायदा भी उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करें, वो आजकल के टाइम पे कितनी सक्सेसफुल योजना बन गई है? जी, बहुत बहुत अच्छी योजना है। बहुत लोगों को इसने इनेबल किया है, जो पहले अपने, जिनके पास थोड़े पैसे भी नहीं होते थे, पैसे शुरू इन्वेस्टमेंट नहीं होता था बिजनेस शुरू करने के लिए, उनको ये योजना ने इनेबल किया है। उसके अलावा एक योजना और है, कई स्टेट्स में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हैं। तो हमको, जब हम पैसों की बात करते हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में तो ये हुआ कि कई स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सेंटर्स ने भी फंड किया, और उसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट को खत्म कर देना, रेंटल कॉस्ट को खत्म कर देना। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, इंक्लूडिंग मुद्रा लोन, जो फंडिंग की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फंडिंग की तरफ तभी जाइए, 10 ऑप्शन खुलते हैं तो बहुत आसान लगता है ये, लेकिन तभी जाइए जब और सारे रास्ते बंद हो गए। जरा सोचिए, अगर हमारा दोस्त और परिवार वाले भी पैसे देते हैं और वो पैसे डूब जाए, तो वो कई बार हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर आप किसी और से पैसे लेंगे, चाहे सरकार से, चाहे बैंक से, चाहे किसी एंजल फंड से, और फिर आप अगर उसका सही यूज नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इन ऑप्शंस को तभी चुनिए अगर सारे और ऑप्शन खत्म हो गए, वरना खुद की सेविंग्स। और
ये भी ध्यान रखिए कि एक अच्छा आइडिया वो है जो आप अपने संसाधनों में कर सके। अगर 15 साल पहले मुझे जियो का आइडिया आता और मेरे पास बैंक बैलेंस 5,000 रुपए था, तो जियो एक अच्छा आइडिया नहीं था। अंबानी के लिए जियो का आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो अच्छा आइडिया है जो मैं अपने संसाधनों से कर सकूं। ओके तो ये डेफिनेटली आइडिया टू आइडिया, पर्सन टू पर्सन और उसकी कैपेबिलिटी पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। मुद्रा योजना की हमने बात की, उसकी तमाम बारीकियां दिखा रहे हैं, योग्यता कितनी है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए, ये भी हमने जाना है। तो ये हमने समझ लिया, लेकिन एक और जो योजना है स्टार्टअप इंडिया, बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, जिससे कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें और न सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करें, उस कारोबार से लोगों को नौकरी भी मिले। तो कुणाल, स्टार्टअप इंडिया से एंटरप्रेन्योर्स को कितना फायदा हुआ है? अब देखिए, आई थिंक स्टार्टअप इंडिया एक जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी योजना शुरू करी है, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और पर्टिकुलरली अगर आप देखिए टियर 2 टाउन्स में, टियर 2 सिटीज़ में, जहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको कि ये मौका नहीं मिला कि वो बॉम्बे, बैंगलोर में आकर के वहाँ के कॉस्ट स्ट्रक्चर में बैठ करके अपनी ऑफिस शुरू करके कर सकें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा शुरू में। क्योंकि उनको बहुत एक्सपोजर मिला और उनको ये मौका मिला कि उसका वो फ़ायदा उठा सकें। तुरंत में उनको एक सपोर्ट मिला, बेसिक सर्विसेज जो कि मिल सकता है एक बिज़नेस शुरू करने के लिए। उसके अलावा पॉलिसीज़ के लिए हेल्प, बेसिक राशि के लिए हेल्प, कई चीज़ों के लिए, और बेसिक मार्केटिंग और पीआर के लिए हेल्प, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जुड़ जाने की वजह से। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और स्पेशली अगर आप देखें, जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई, इन शहरों में अगर जो नहीं रहते हैं और स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जहाँ की हमारे देश के कई सारे नौजवान युवक हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है शुरू में। अब देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में कितने लोग उस योजना से जुड़ना चाहते हैं और कितने लोगों को लगता है कि 2 साल बाद भी कि उसी की वजह से उनका पूरा सक्सेस हुआ और उनकी मेरे ख्याल से एक तरह से देखिए तो किस्मत बदल गई। तो 1-2 साल लगेंगे और ये जानने के लिए कि लॉन्ग टर्म में कितना सक्सेसफुल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्पेशली टियर 2, टियर 3 टाउन्स के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है ये। तो टियर 2, टियर 3 जहां पर छोटे जो कारोबारी हैं या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो छोटे शहरों से भी निकलकर अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया एक बहुत ही कारगर स्कीम बनकर उभर कर आई है। कुणाल ये कह रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद कुछ और पहलुओं पर नजर डालेंगे अपना बिजनेस शुरू करने के। अगर फंडिंग के लिए आपको बिजनेस लोन की जरूरत है तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। अपना बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ दो यंग एंटरप्रेन्योर्स, मनी टैप से कुणाल वर्मा और फिनोलॉजी से प्रांजल कामरा है, आज मनी गुरु शो में शामिल। वो अपने एक्सपीरियंसेस भी हमें बता रहे हैं और साथ ही बिजनेस शुरू करने के लिए जो सरकारी तंत्र है या जो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सपोर्ट करता है, उनसे ये भी समझ रहे हैं। प्रांजल, स्टार्टअप इंडिया की हम चर्चा कर रहे थे, कुणाल ने बताया कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में काफी ज्यादा इसका डेफिनेटली फायदा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया में अगर देखें तो आपको पर्सनली क्या लगता है, कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है न सिर्फ नए स्टार्टअप्स खड़े करने में बल्कि उससे रोजगार पैदा करने में? बिल्कुल स्वाति, ये एक ऐसी योजना है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि इसी योजना के अंदर आज से 2.5 साल पहले जब मैं अपने घर से काम कर रहा था और मैं और मेरी को फाउंडर, हम केवल 2 लोग थे और 2.5 साल पहले फिनोलॉजी को घर से चलाते थे, तो इस योजना के कारण रायपुर में एक इंक्यूबेशन सेंटर बना और तब हम एक्सपांड करना चाहते थे, लेकिन खुद का ऑफिस खोलने के पैसे नहीं होते थे तब। तो इस योजना के कारण हमें एक, मैं कहूंगा, वर्ल्ड क्लास ऑफिस मिला। हमारे रेंटल कॉस्ट, हमारे सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सब कुछ इस योजना के कारण सब्सिडाइज हुए। तो डेफिनेटली, जैसा कुणाल ने कहा कि टियर 2 सिटी, तो मैं रायपुर में रहता हूँ, आज भी कंपनी हमारी रायपुर से चलती है। ऐसे छोटे शहरों में हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने अच्छा मेंटरशिप, सपोर्ट, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, जो इस योजना के कारण पॉसिबल हुआ। तो डेफिनेटली छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस योजना। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज हम 40 लोग हैं। 2.5 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो हम 2 लोग थे, 2 से हम 40 पे पहुंचे। इस इंक्यूबेशन सेंटर में 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। सब में लगभग, स्टार्टअप्स में फेलियर तो होते ही हैं लेकिन रिप्लेसमेंट आते हैं। तो मैंने कई सारे स्टार्टअप्स को, शायद 1 दर्जन स्टार्टअप्स को ग्रो करते हुए देखा है। और मैं कहूंगा हजारों में
रोजगार जनरेट हुआ है एक इंक्यूबेशन सेंटर के कारण। देश में 25-30 हैं, आप सोच सकते हैं कितना फायदा हुआ होगा। तो इसके अलावा जैसा हम कह रहे थे कि बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें सिडबी की स्माइल स्कीम भी है, स्टैंड अप इंडिया है, एमएसएमई लोन फॉर स्टार्टअप्स इन 59 मिनट्स है। इनफैक्ट आप जब वेबसाइट पर जाएंगे स्टार्टअप इंडिया की, वहां पर आपको इन तमाम स्कीम्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी योग्यता के हिसाब से ऐसे किसी भी स्कीम को या फिर लोन अरेंजमेंट को अपने लिए चूज कर सकते हैं। पर एक और जो फंडिंग का तरीका है कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिजनेस लोन, इनफैक्ट लोग इसका रुख करते हैं, कहीं पर लगता है कि चलिए सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करिए लेकिन लोन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। बिजनेस लोन का जो विकल्प है कारोबार शुरू करने के लिए, कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, कौन ले सकता है और कितना आसानी से बिजनेस लोन मिल सकता है आजकल के टाइम में? ये स्वाति बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये, क्योंकि कई लोगों को बिजनेस लोन लेना ही पड़ जाता है। ये जिस तरह से प्रांजल ने कहा कि बाकी चॉइसेस नहीं रहते हैं। तो देखिए, बिजनेस लोन में क्या है कि अगर आप एक ऐसा व्यापार शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदेंगे या फिर आपके रियल एसेट्स होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बलबूते पर एक सिक्योर्ड लोन लेना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक फैक्ट्री बना रहे हैं या एक मशीन खड़ी कर रहे हैं तो उसके नाम पर आप एक लोन ले सकते हैं और बैंक्स आपको लोन देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक रियल एसेट रहता है, सिक्योर्ड लोन रहता है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई बिजनेस बना रहे हैं जिसमें कि सिर्फ टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो या सर्विसेज हो, जिसमें कि आपके एक्चुअल एसेट्स नहीं है, जिसकी बेसिस पर आप एक सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, तो अगर वैसा आपके पास कोई भी उपाय नहीं है तो फिर बिजनेस लोन लेना आसान नहीं है। आई मीन, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो कि बेहतर है कि लोग पहले ही जान जाएं। सबको लगता है कि बिजनेस लोन मिल जाता है, लेकिन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलना शुरुआत में बहुत मुश्किल है। और वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो भी आपको एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देना चाहेगा, वो उससे पहले ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या आप उसके पैसे वापस कर पाएंगे। तो अगर आपका एक चलता बिजनेस नहीं है, यानी कि आपके पास रेवेन्यूज नहीं है या कैश फ्लोज नहीं है, तो फिर आप उसको एक ये सांत्वना नहीं दे सकते हैं कि आप उनके पैसे समय से समय वापस कर पाएंगे। इसके लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना शुरू में मुश्किल रहता है। तो उसके बदले आप बैंक के पास जा सकते हैं, स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल गारंटी देते हैं अपने तरफ से एक प्रमोटर के रूप में, तब आपको एक लोन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से या तो आप सिक्योर्ड लोन लें, या फिर अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो पर्सनल गारंटी दें, और अगर आप पर्सनल गारंटी दे रहे हैं तो फिर लोन मिल सकता है। और उसके लिए आपको सारे अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे कि आपके पिछले सालों के टैक्स रिटर्न्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पहले काम नहीं कर चुके हैं, तो फिर आपका बैंक बैलेंस क्या है और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, अगर आप या कोई आपके बदले में कोई और अगर पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उनके डिटेल्स क्या है। उसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट हिस्ट्री है या ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं, पहले आपने लोन्स लिए हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे लोन मिल सकते हैं और अच्छे इंटरेस्ट पर मिल सकता है लोन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन तरीके से लोन का विकल्प पॉसिबल है, कह सकते हैं ये। ओके, कुछ बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट्स है और कितने आपको लोन रकम मिल सकती है, मानिए 1 से 5 साल तक के लोन पीरियड के लिए, उसके कुछ इंटरेस्ट रेट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि कुणाल ने अच्छे से समझाया भी कि बिजनेस लोन लेने का जो पूरा मैकेनिज्म है, प्रक्रिया कैसे हो सकती है। इनफैक्ट प्रांजल, मुझे ये बताइए, आपने और कुणाल दोनों ने कहा कि पहले जो आपके पर्सनल सेविंग्स है आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए जब आपको अपना काम शुरू करना है, लेकिन पर्सनल सेविंग्स कब काम आएंगी? क्योंकि आजकल जो सिनारियो है वो हम उसके थ्रू आपसे समझना चाहेंगे। माने आपके पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं, आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया, लेकिन आपके पास बाकी और भी सारे कमिटमेंट्स हैं पूरी करने के लिए, आपको अपने प्रीमियम्स पे करने हैं, ईएमआईज पे करने हैं, महीने के खर्चे पूरे करने हैं, इमरजेंसी फंड नहीं है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखने के बाद ही आपको अपने पर्सनल सेविंग्स को टच करना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए? राइट, इसको हमको थोड़ा इन्वेस्टर्स की तरफ से सोचना पड़ेगा। चाहे आप डेट फंडिंग की तरफ जाएं बैंकों से, या आप वीसी या एंजल फंड्स की तरफ जाएं, सबसे पहला सवाल उनका ये उठता है कि हम आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएं जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो अगर आपका स्किन इन द गेम नहीं है, अगर दिख रहा है
कि आपके पास कई लाखों रुपए हैं बैंक में और आप मांगने आ गए बैंक के पास 2 लाख रुपए, आपके बैंक में 20 लाख रुपए हैं और आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांगने आ गए, तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन डेफिनेटली जाता है कि आप ही अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे। तो बहुत ट्रिकी हो जाता है। हाँ, ये सही है कि आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए, लेकिन उसको जस्टिफाई करने की एक लिमिट होती है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के समय ये माना जाता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए महीना है, तो 3 लाख रुपए तक तो आपने जस्टिफाई कर लिया कि ठीक है, ये अगले 6 महीने की मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस की विजिबिलिटी के लिए है। लेकिन उसके आगे अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और आप खुद वो नहीं यूज कर रहे और किसी से मांगने जा रहे हैं, तो ये एक एडिशनल हर्डल क्रिएट करेगा। इक्विटी फंडिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, डेट फंडिंग में मैं ज्यादा टैकल नहीं करता। इक्विटी फंडिंग में आपके पास पर्सनली पैसे हैं, आप फिर भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी हर्डल पैदा करेगा। हर्डल की क्योंकि आपने यहाँ पर बात की है, मैं इनफैक्ट बिजनेस शुरू करने के दौरान इससे पहले की जो कुछ अड़चने पॉसिबल आ सकती है, कुणाल आपसे बहुत ही पॉइंटेड आंसर में 2 या 3 जितना भी आपको लगता है, क्या हर्डल्स हैं जो पेश आती हैं लोगों के सामने? मैं करीबन 11 साल से एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते में मैं ये बोल सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप कब रिस्क लेने को, कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं मानसिक रूप से, वो सबसे बड़ी अड़चन आती है लोगों को, जो कि खुद के लिए आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो अगर आप आज चाहते हैं या कल चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं और आपको लगता है इस साल नहीं अगले साल, तो सबसे बड़ी एक वो अड़चन खुद आती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरी रिस्क ये होती है, जिस तरह से प्रांजल भी बोल रहे थे, कि कितने पैसे हैं आपके पास। क्या अगर आप पैसे नहीं बनाते हैं बिजनेस में, तो क्या आप 6 महीने तक, 1 साल तक अपनी फैमिली, अपना पूरा ख्याल रख सकते हैं कि नहीं। तो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आपकी। और तीसरी ये होती है कि कस्टमर्स, फ्यूचर कस्टमर्स का भरोसा। तो अगर आप नई बिजनेस, नई प्रोडक्ट, नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या लोग वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अपनाएंगे, क्या वो यूज करेंगे, और वो भरोसा कहाँ से आप पैदा करें। तो नए कस्टमर्स और लोगों का भरोसा, खुद की जमा राशि कितनी है, आप कितने दिन तक उसके बलबूते पर रह सकते हैं, और तीसरी आपकी खुद की रिस्क लेने की क्षमता। और प्रांजल, आपकी नजर में क्या अड़चने हैं पॉसिबल 3, अगर मैं संक्षिप्त में समझूं? हाँ, मतलब जैसे 2.5 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो एज अ बिगिनर मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है इंडियन सोसाइटी का शेमिंग द फेलियर। हम लोग फेलियर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, इंडिविजुअली भी, सोसाइटी भी, पीयर प्रेशर भी। अगर साल भर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को इतना जज करने लगेंगे, आपकी सेल्फ वर्थ इतनी कम हो जाएगी। तो खुद के साथ जो साइकोलॉजिकल बैटल है, जब तक सक्सेस में नहीं मिलती, दैट्स द टफेस्ट। दुनिया में सारे वो देश जहां स्टार्टअप हब है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है, हर सक्सेसफुल वहां का एंटरप्रेन्योर 3 बार, 4 बार, 5 बार, मल्टीपल बार फेल हुआ रहता है। लेकिन कई देशों में, सोसाइटीज में फेलियर को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि जब आप 2 बार फेल हुए हैं, तो तीसरी बार आपने पास्ट 2 फेलियर के कारण अपनी चांसेस को मैक्सिमाइज कर लिया है कि अब आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप खुद को या आपके पेरेंट्स तब आपको चांस नहीं दे रहे हैं, देन इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। तो फेलियर से डरना नहीं है, और कम से कम 2-3 फेलियर्स के लिए मेंटली रेडी रहना है। अगर आप मेंटली रेडी हैं, घर चलाने के लिए आप कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे, हर वो जो पर्सनल प्रॉब्लम आएगी उसका कोई ना कोई आप रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन खुद के माइंडसेट अगर आपका वीक है, तो आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगेन बात आती है टीम वर्क पे, नॉट जैसे स्पेसिफिकली ये टीयर 2, टीयर 3 में प्रॉब्लम है कि बहुत बार हम पैसा खर्च करके भी सही टीम नहीं बना पाते, या तो सही टीम नहीं बना पाते, या उनके लिए क्लियर गोल सेट नहीं कर पाते। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। ओके, तो फेलियर इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ये नटशल में इसको समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रांजल और कुणाल, हमसे बातचीत करने के लिए। मनी गुरु में आज बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करें, दौरान क्या करें, और पॉसिबली बाद में आपको कैसे सक्सेस की तरफ बढ़ना है, फेलियर को नजरअंदाज करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस और तमाम बारीकियां शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस मनी गुरु स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।